नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं और जिसमें मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज। तो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज को यहां पे कर रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, रोजाना इस क्लास से जुड़ना है और फिजिक्स के कई सारे चैप्टर को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि हमारी जो क्लास है वो 18वें नंबर की क्लास है। इससे पहले आपकी 17 क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उन क्लास को 15 आप प्लेलिस्ट पे जाके उन क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, यानी उस इलेक्ट्रिसिटी को आज कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारी उसकी दूसरी क्लास रहेगी, जिसके आपके जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए थे आज हम उनको करने वाले हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है यह कहता है कि चालक का प्रतिरोध कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है क्या। ऑप्शन ए कहता है भाई बी और आई का अनुपात, बी कहता है आई और वी का गुणनफल कहलाता है, सी यहां पे आई और वी का अनुपात है, और लास्ट डी कहता है आपका वी और आई का अंतर। तो यहां पे हमें क्या बताना है, यहां पे हमें बताना है कि जो चालक का जो प्रतिरोध है जिसे हम आर कहते हैं, वो आर जो है वो इन चारों में से किसका आंसर होगा, या कौन सा क्वेश्चन या इसका ऑब्जेक्टिव सही होगा। नमस्ते रूही, अफन लवर, आदित्य चौधरी, सभी एएसपी, सभी लोगों को नमस्ते और सभी लोगों को गुड इवनिंग। चैन आप इस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर करने के बाद में आपके साथी हमारे साथ में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में वो यहाँ पे देखेंगे कि हाँ उन लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट लगता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। गीता सागर गुड इवनिंग। तो जितने साथी जुड़ रहे हैं वो अपने साथियों को शेयर जरूर करते जाएं। इसकी बात करते हैं। देखो, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो ये होगा आपका V और I का अनुपात। तो V और I का जो रेशियो होता है, V और I का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं, उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, तो R बराबर क्या होगा, B अपॉन I यहाँ पे आंसर होगा। तो R बराबर B अपॉन I होगा। और ये क्या होता है, इसका जो मात्रक होगा, इस रेजिस्टेंस का जो मात्रक होगा वो क्या होता है, वो होता है आपका ओम। क्या होता है, ओम, जैसे इस ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पे पूछा जाए कि जो आपका ये है आपका R इक्वल टू बी अपॉन आई, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, B बराबर आई आर। और ये B बराबर आई आर जो है ये क्या है भाई, B बराबर आई आर जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका ओम का नियम है। यहां से आपका ओम का नियम निकलता है और वो कहता है कि अगर किसी के चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाए तो उसे 1 ओम, यानी उसका जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं पर, यानी किसी चालक पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। यही ओम का नियम कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा, जो बी और आई का अनुपात है, ठीक है। एकदम टाइम पर क्लास में आ गए, हाँ बिल्कुल एकदम टाइम पर क्लास में आ चुके हो। क्लास अभी स्टार्ट हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है यहाँ पे। राधे राधे भाई दीप, क्वेश्चन आंसर आ चुका है गीता सागर का, रूही का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे यहाँ पे आपको दिया है 20 ओम प्रतिरोध में धारा की गणना करनी है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या बताना है, करंट बताना है। तो करंट कितना फ्लो होगा किस पर, 20 ओम पर। अब यहाँ पे 20 ओम आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो है ये आपका 20 ओम है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 20 ओम है और इस जगह पे लिखा है 10 ओम और ये है आपका 30 ओम। यहाँ पे है 30 ओम और ये किससे जुड़े हैं, ये बैटरी से जुड़े हैं, जहां से उन्हें करंट मिलेगा और वो है आपका 200 वोल्ट। अगर आपको नहीं विजिबल हो तो मैंने आपको यहां पे लिख दिया है, ठीक है। चित्रांशी चौहान गुड इवनिंग। अब मुझे क्या बताना है कि जो 20 ओम वाला पार्ट है, ये 20 ओम वाला जो पार्ट है, इस 20 ओम के प्रतिरोध में धारा की हमें गणना करनी है। तो यहां पे जुड़ी है 200 वोल्ट की बैटरी। अब आप एक बात बताओ कि 200 वोल्ट की जो बैटरी है, यहां से होगा क्या, यहां से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। और अगर करंट फ्लो होगा तो यहां पे क्या होगा, करंट निकल के जाएगा और करंट यहां पे तीनों में बट जाएगा।
बटेगा कि नहीं बटेगा? भाई बट जाएगा, तीनों में डिवाइड हो गया। और यहां पे 20 ओम के प्रतिरोध में क्या होगा? करंट पहुंचेगा। तो जहां पर, अब इसका मतलब क्या है, जहां पर प्रतिरोध ज्यादा होगा यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वहां पे करंट कम फ्लो होगा। जहां पे रेजिस्टेंस जो क्या होगा, कम हो जाए, तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इन तीनों में क्या होगा, करंट क्या ऐसा होगा, डिवाइड अगर हुआ है। तो एक बात बताओ कि विभवांतर अगर है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो आपका सेम होगा। पैरेलल में विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अब एक बात बताइए, तो जो 20 ओम की अगर हमसे बात की जा रही है, इस 20 ओम में जो विभवांतर होगा वो उतना ही होगा जितना कि आपका और दोनों में है। तो विभवांतर कितना होगा, ये 200 वोल्ट का, तो हमें दे रखा है 200 वोल्ट का। तो क्या करना है, अब हमें यहां से निकालना है क्या, हमें यहां से निकालना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ओम का नियम, B बराबर आई आर। तो B बराबर आई आर यहां पे अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा, B मेरे पास में है, ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, I निकालना है, R मेरे पास में है। तो B मेरे पास में कितना है, 200 है, I मुझे निकालना है, R मेरे पास में 20 है। तो क्या निकल के आएगा, I बराबर हो जाएगा आपका 20, हो जाएगा क्या, 20 हो जाएगा। अब एक बार बताओ, अरे 20 नहीं, आई बराबर हो जाएगा 10, आई बराबर हो जाएगा आपका 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। तो 10 क्या है यहाँ पे, अब आई का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, तो एम्पियर में ही दे रखा है, तो 10 एम्पियर इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं बाद में क्लास देखती हूँ, ठीक है। गीता सागर हटा दिया, दीप का आंसर आ गया बी, चित्रांशी चौहान का आंसर बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे बस इतना था कि मेरे पास में ये दिया था, एक सर्कल यानी एक सर्किट दिया था, इस सर्किट में बैटरी दी है और यहाँ पे आपको करंट बताया कि यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं और यहाँ पे करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि करंट यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेगा, तो विभवांतर जो है इन यहाँ पे क्या होगा, तीनों में डिवाइड, यहाँ पे करंट तीनों में डिवाइड होगा। लेकिन मुझसे ये बताइए कि जब पैरेलल में ये जुड़े हैं, यहाँ से आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, तीनों में सेम जाएगा, यानी विभवांतर तो आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा ना। तो सेम के लिए क्या करेंगे, बी बराबर आई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी चीजें दी हैं उनको यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 10 एम्पियर। गीता बड़ी चालाक हो, आंसर बदल दिया भाई, बिल्कुल कोई बात नहीं है, आंसर गलत बताया था पहले, अब बदल के सही बता दिया, सही बताना तो गलत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब बताना है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मेरे सामने यहाँ पे ये आपका सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना है कि क्या होगा ए बी सी डी में से। तो क्या होगा, अब आप बताइए कि यहाँ पे ये जो जुड़े हुए हैं, ये वाला एक ही तो वायर है, यहां से लेके ये वाला जो वायर जा रहा है ये सेम एक ही तो वायर है। ऐसे ही आपका मैं दूसरे की बात करूं तो ये वाला भी आपका एक ही तो वायर है, सेम वायर है। और सेम वायर पे अगर 2 प्रतिरोध हैं तो वो किस में जुड़े होंगे, वही आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, यानी सीरीज में जुड़े होंगे। ठीक है, तो अगर सीरीज में है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये सीरीज में है तो सीरीज में अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 2 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, एक ये निकल के आएगा, इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा, दूसरे वाले को अगर मैं R डैश मान लूं तो यह क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 क्या होके आएगा, 10 ओम निकल के आएगा। अब इस जो चित्र बनेगा वो आपका चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, तो चलिए चेंज करते हैं, कैसे चेंज हो जाएगा। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये दिया हुआ है। यहां से क्या होगा, यहां से आप देखोगे ये अब चित्र इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि ये समांतर वाले जो अब ये श्रेणी वाले थे, ये आपका अब एक ही रेजिस्टेंस यहां पे दिखाएगा। तो ये इस तरीके से आपका चित्र बन जाएगा, यानी सर्किट इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, ये हो गया ए और बी। अब आप बताइए, जो हमारे फॉर्मूले में जो हमारे पास में आए वैल्यू उनको रखेंगे। तो सबसे पहला 3 और 2 आया था 5, तो इसको रखो 5 ओम, ये हमारे पास में पहले से ही है तो ये हो गया 30 ओम। और नीचे वाला 6 और 4 दिया हो गया 10, तो ये हो गया आपका 10 ओम। ठीक है, 5, 30 और 10। अब ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं, हर्ष वर्मा भाई राधे राधे, दीप का आंसर आ चुका है 5 और 10, अच्छा इसका आया, ठीक है 5 और 10। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये किस में जुड़े हुए हैं, ये जो चित्र था यानी जो सर्किट था, इसको जब मैंने सीरीज में जोड़ देखा तो सीरीज को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में ये आया। अब जो चित्र बनेगा वो इस टाइप का हो जाएगा। अब बताइए, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं,
जब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, तो 1/r, यानी समांतर में अगर जुड़े हुए हैं, पैरेलल हैं, तो 1/r इक्वल टू होगा 1/r1 प्लस 1/r2, और कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, तो 1/r3। तो तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/30 प्लस 1/10। तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, 5 से इसको देंगे 6 से हो जाएगा, 30 को देंगे तो 1 हो जाएगा, और 10 से देंगे तो हो जाएगा 3। कितना आया, 6 3 9 और 1 10, 10/30 आएगा, और 10/30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, यानी 1/3 रह गया। ये वैल्यू जो आई है 1/3, ये 1/r की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 1/r की वैल्यू है। तो r की वैल्यू क्या होगी भाई, तो r की वैल्यू 3 ओम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आई है, हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, 1/r को सॉल्व कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आई, 1/3 आई, तो इसका मतलब क्या है, r की वैल्यू हो जाएगी 3। आया समझ, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी थी ये श्रेणी क्रम में था, और ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, ये आपका समांतर में है। तो मैंने क्या किया, इस श्रेणी क्रम को अलग अलग यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ऐड करने पर एक वैल्यू आपकी आई 5 ओम, एक आई आपकी 10 ओम। तो यहाँ पे अब जो सर्किट होगा वो आपका इस तरीके का दिखाई देगा। पहले यानी इन दोनों को सॉल्व किया तो 5, 30 था ही मेरे पास में, इन दोनों को सॉल्व किया तो 10। अब ये तीनों जो हैं वो आपके पैरेलल हैं, समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1, जितने आपके पास में रजिस्टेंस है उतने। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू को मैंने रखा, वैल्यू आई 1/3, ये जो वैल्यू आई 1/r की आई, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस क्लास भाई, थैंक यू राकेश ठाकुर। राकेश ठाकुर, मुझे लगता है पहली बार जुड़े हैं मेरी क्लास में शायद। अभी तक तो मैंने आपका नाम नहीं देखा, लेकिन अगर किया हो तो या निकल गया हो तो पता नहीं। अगर पहली बार जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब आप बताइए, दो प्रतिरोध दिए हैं R1 और R2। ठीक है, समानांतर में एक सेल के साथ जुड़े हुए हैं। दो प्रतिरोध हैं समानांतर में, यानी आपका पैरेलल में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी किसी ना किसी एक सेल से, किसी ना किसी एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। R1 से बहने वाली धारा का R2 से बहने वाली धारा से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो R1 और R2 का अनुपात हमें निकालना है, किसके सापेक्ष, हमें किसके सापेक्ष निकालना है, करंट के सापेक्ष निकालना है। कितना यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है उसके सापेक्ष निकालना है। तो अब आप एक बात बताइए, तो यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूँ कि किस में जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं R1 और R2। तो अब इनकी अगर मैं बात करूंगा तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे यानी इसका जो सर्किट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा कि ये दोनों आपके समानांतर क्रम में जुड़े होंगे। ये जोड़ दिए मैंने, समानांतर में जोड़ दिए गए। अब इसके बाद में ये बैटरी से भी जुड़े हुए हैं, तो ये बैटरी हो गई। अब बैटरी से इसको जोड़ दिया, अब यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया, चलो जोड़ दिया। बैटरी एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा, ये बैटरी हो गई। अब यहाँ से होगा क्या, तो करंट ही तो फ्लो होगा, यहां से करंट फ्लो होगा। तो ये बताइए, यहां से मैंने करंट को फ्लो कराना स्टार्ट किया। अब करंट को जब से ही मैंने फ्लो कराया, फ्लो कराने के बाद में आप बताइए कि अगर प्रतिरोध कम होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट ज्यादा होगा। होता है कि नहीं, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा पहुंचेगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया जाए तो करंट कम पहुंचेगा। ये बात है। तो इसका मतलब क्या है, अगर रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, तो करंट क्या होगा, कम होगा। और करंट को हम क्या बोलते हैं, धारा को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो आई क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अगर आर ज्यादा हो यानी आर कम हो, तो आई क्या होगा, आई यानी पे ज्यादा होगा। तो ये बात क्या है, इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि दोनों वो हो हैं, दोनों कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर ये आर और आई व्युत्क्रमानुपाती हैं तो आर रिवर्सिबल 1/i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं यहां पे बात करूं, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जिस तरीके से यहां पे R1 और R2 दिए हैं, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो करंट फ्लो होगा, यहां पे करंट फ्लो होगा, इसको मैंने माना I1 और इसको माना मैंने I2। दोनों से यहां से जो करंट निकला वो करंट डिवाइड हुआ, ऊपर गया I1, नीचे गया I2। ठीक है, अब एक बात बताओ, चलो तो I1 की वैल्यू क्या, I1 और I2 का हम अगर रेशियो निकालें, I1 और I2 का मैंने रेशियो निकाला, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, धारा के सापेक्ष ही यहाँ पे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस का निकालना है। तो अब आप बताओ, I1 और I2 का रेशियो इसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ पे I1 होगा वहाँ पे
R2 होगा, और जहां पे I2 है वहां पे R1 होगा। तो यही करना है, I1 की जगह पे यहाँ पे R2 और रेशियो I2 की जगह पे R1, और यहीं पर आपका क्या निकल के आया, यहीं पर आपका यहाँ पे रिलेशन निकल के आ गया। और रिलेशन यहाँ पे हमें कौन सा दिया है, और ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। गीता में उजाला देवी का वीडियो सेंड किए, उजाला देवी, दीप का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। बस आपको यह देखना है कि करंट और आपका जो रेजिस्टेंस है ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो I1 I2 की जो आपका रिलेशन निकल के आएगा रेजिस्टेंस के साथ में, वो R2 और R1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर, आप आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, उसकी रेटिंग है 2 किलोवाट। अब ये किलोवाट का मतलब क्या होता है, किलोवाट का मतलब होता है पावर। किलोवाट का मतलब क्या है, ये पावर का मात्रक होगा कि नहीं होगा, ये पावर का ही तो मात्रक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर दी है, ये क्या दिया है, इसकी पावर दी है। तो पावर मेरे पास में कितनी है, 2 किलोवाट, लिख ली। विद्युत ऊर्जा की लागत 4 रुपए प्रति किलोवाट है। तो यहां पे जो विद्युत ऊर्जा है उसकी जो लागत है वो कितनी है, 4 रुपए 1 किलोवाट घंटा पे। अब 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, तो किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि अगर 1 किलोवाट का कोई उपकरण है वो अगर 1 घंटे चलाओ, 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे अगर चलाओ तो 1 यूनिट बनेगी। क्या बनेगा, 1 किलोवाट का उपकरण है, 1 घंटे चलाया तो 1 यूनिट बनाएगा, इसी को कहते हैं किलोवाट घंटा। और 1 यूनिट का खर्च कितना दे रखा है, 4 रुपए। तो मैं कह सकता हूं ये 1 किलोवाट घंटा है, ये 1 यूनिट का खर्च है, और अगर ये 1 यूनिट का खर्च है तो इसका मतलब ये कितना है, ये 4 रुपए है। ठीक है, अगर ये 4 रुपए है तो मुझसे क्या बोला गया है, 3 घंटे के लिए हीटर का उपयोग करने की लागत क्या है। अगर मैं 3 घंटे इसका यूज करूं तो क्या होगा, उसकी लागत कितनी पड़ेगी। तो मेरे पास में पावर कितनी है, मेरे पास में यहां पे पावर है 2 किलोवाट की। तो मैं 2 किलोवाट के उपकरण को 3 घंटे यूज करूं, 2 किलोवाट के उपकरण को 3 घंटे यूज करूं तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे ये कितनी यूनिट बनाएगा, 6 किलोवाट घंटा हो जाएगा। और 6 किलोवाट घंटे का मतलब हो गया 6 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट घंटे का मतलब है 1 यूनिट। तो 6 यूनिट अगर बनेंगी तो 6 यूनिट का, 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 4 रुपए। तो 6 यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा, 24 रुपए होगा। आंसर आपका निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। तो दीप का आंसर यहां पे सही है, अफन लवर का आंसर 12 गलत है। क्योंकि पावर का, अगर मैं 1 किलोवाट का, वो तो उपकरण है, 1 किलोवाट का उपकरण 1 घंटे चले तो 1 यूनिट बनेगी, ये बात कही है। लेकिन मेरे पास में जो पावर है, यानी इलेक्ट्रिक हीटर की जो पावर है वो कितनी है, वो तो 2 किलोवाट है, वो तो 2 किलोवाट है। अगर 2 किलोवाट है, इसको मैं 3 घंटे चलाऊंगा तो 6 किलोवाट घंटा हो जाएगा। और 6 किलोवाट घंटे का मतलब क्या हो गया, 6 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट घंटे का मतलब होता है 1 यूनिट। तो 6 यूनिट अगर बनी है, 4 रुपए में है, तो 4 रुपए का मतलब कितना हो जाएगा, ये 24 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, लागत कितनी होगी, 24 रुपए। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है कि जब एक चुंबक, यहां पे आपके पास में जब एक चुंबक है, कुंडली में ले जाया जाता है, किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास में ले जाया जाता है, तो एक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, एक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो प्रेरित ईएमएफ का परिमाण निर्भर नहीं करता है, ये पूछा है। तो ईएमएफ पूछा गया है, तो ईएमएफ क्या होता है ये भी तो पता हो। तो ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, चलिए चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, आपके पास में कोई कुंडली है, ठीक है, ये मैंने कुंडली मान ली, मान लो ये दिख रही है, कुछ भी दिखे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मान लीजिए ये है आपका पास में कोई एक चुंबक। अब ईएमएफ के पास में मैं लेके आया चुंबक, कुंडली के पास में लेके आया चुंबक। ईएमएफ क्या होता है, तो सबसे पहले मैं ईएमएफ की बात करता हूं। तो यहां पे ईएमएफ दिया है, तो ईएमएफ की मैं बात करूं, ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रो, एम से हो जाएगा मोटिव, और एफ से हो जाएगा फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी जो ईएमएफ यहां पे दिया गया है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यहां पे इसे कहेंगे विद्युत वाहक बल। किस, क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे विद्युत,
यानी इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, मोटिव का मतलब यहाँ पे वाहक, और फोर्स का मतलब होता है बल, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा। नमस्ते भाई एएसपी, ठीक है, आदित्य चौधरी नमस्ते। चलिए बात करते हैं हम पे इसकी। जहां पे मैंने बताया ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल होता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास में एक कुंडली थी, अब कुंडली के पास में मैं लेके आता हूँ चुंबक। अब चुंबक अगर लेके आऊंगा तो एक बात आप बताओ कि चुंबक जैसे जैसे इसके पास में आएगी, क्योंकि मैग्नेट को कुंडली के पास ले जाऊंगा तो यहाँ से क्या निकलने लग जाएंगी, तो मैग्नेट को जैसे ही मैं इसके पास में लेके जाऊंगा यहाँ से क्या निकलने जाएंगी, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलने लग जाएंगी। क्या निकलने लग जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलने लग जाएंगी। और जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं इनकी कोई ना कोई संख्या तो होगी, कोई ना कोई संख्या तो होगी। तो जितनी रेखाएं निकलेंगी उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो यहां से जो रेखाएं निकल रही हैं ना, इन रेखाओं को क्या कहेंगे, इन रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जो रेखाएं निकल रही हैं उन्हें क्या कह रहा हूं मैं, इन्हें कह रहा हूं मैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास में ले जाया जाता है तो वहां से क्या निकलती हैं, चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, उनकी अगर संख्या के बारे में बात की जाएगी तो उसे मैं कहता हूं चुंबकीय फ्लक्स। अब मैं पास ले जाऊं तो फ्लक्स ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा निकलेंगी, और अगर मैं दूर ले जाऊं तो फ्लक्स कम होगा क्योंकि कम निकलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से चुंबक को पास ले जाने और चुंबक को दूर ले जाने पर क्या हो रहा है, इसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अगर इसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है और मैं इसको करंट और पकड़ा दूं, करंट और फ्लो करा दूं, तो क्या होगा, तो यहां पे जो करंट फ्लो कराया ना, यहां से क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बन जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स जो निकल रहा है, अगर मैं यहां पे करंट को फ्लो करा दूं तो यहां पे इस करंट फ्लो होने की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी इस करंट को हम क्या कहेंगे, यहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। अब यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करने से क्या हो रहा है भाई, वोल्टेज डेवलप होंगे। पूरी चीज समझ लेना, मैं ईएमएफ के बारे में बता रहा हूं, वैसे तो आंसर मेरे पास में नॉर्मल आंसर था। तो यहां पे करंट को मैं फ्लो करा रहा हूं तो करंट के पास में क्या होगा, वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां पे वोल्टेज भी तो डेवलप होंगे। तो जब वोल्टेज डेवलप होगा, तो वोल्टेज डेवलप होगा, इस वोल्टेज को ही ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है ना, इसे ही हम ईएमएफ कहते हैं। क्या बात होगी यहां पे, आदि भाई सर यू आर लुकिंग मोस्ट हैंडसम। ये तो बहुत ज्यादा है सर, शर्मा जाएंगे बिल्कुल चित्रांशी जान, वास्तव में ये बात सही है, मैं तो शर्मा गया। चलो अब बात करते हैं इसकी। मैंने क्या बताया, ईएमएफ के बारे में बताया था, मैं भूल गया भाई, देखो तुम्हारी बातों से मेरे पास मैं क्या बता रहा था। यहां पे मैंने इतना बताया कि ईएमएफ जो होता है, जब मैं चुंबक को पास लेके जाता हूं कुंडली के, तो कुंडली के पास ले जाने पर यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, अगर इनकी संख्याओं की बात करेंगे तो संख्याएं चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। और जो चुंबकीय फ्लक्स है अगर ज्यादा कब होगा, जब रेखाएं ज्यादा होंगी, यानी पास ज्यादा ले जाएंगे तो आपकी चुंबकीय जो रेखाएं वो ज्यादा निकलेंगी, फ्लक्स ज्यादा। दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स कम होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैंने करंट फ्लो करा दिया तो करंट फ्लो होने को यहाँ पे कह दिया मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और करंट फ्लो कराने से क्या होगा, वोल्टेज बदलेंगे, और वोल्टेज जो डेवलप होगा वो वोल्टेज का डेवलपमेंट ही यहाँ पे ईएमएफ कहलाता है। और ईएमएफ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। और ये ईएमएफ किस पर निर्भर कर रहा है, यही मुझसे पूछा गया है कि ईएमएफ निर्भर किस पे कर रहा है। तो चुंबक पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि चुंबक उसके पास जा रही है, तो भाई चुंबक पर निर्भर कर रहा है। उसके अलावा चुंबक की ताकत पर निर्भर कर रहा है, चुंबक के प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है, और चुंबक की जो गति है कि जितनी जल्दी लेके जाएंगे, जितना पास लेके जाएंगे, उन पर निर्भर कर रहा है। तो अब इसके बाद बता दिए कुंडली के फेरों की संख्या, यहां पे मैंने एक भी बार नहीं बोला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी गति जिसके साथ चुंबक चलता है, तो चुंबक की गति के साथ में, चुंबक की ताकत के साथ में, चुंबक पर और कुंडल के तार के प्रतिरोधकता के साथ में यहां पे क्या होगा, ये निर्भर करेगा। रोटी खाई ली तुमने ना, ना अवई अवई ना खाई भाई। सर कुछ लोग मरने की कगार पर हैं, आप तो खैर शर्मा रहे। कुछ लोग का पता नहीं, मैं कहीं ऐसा ना हूं मैं ही निकल लूं। हाँ तुम आओ, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कहता है, यहां पे बात आती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे जाने पर विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
तो चुंबकीय क्षेत्र की बात आ रही है, तो चलो चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने क्या किया है, इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने लगाया क्या, वायर। कैसा वायर मैंने कैसा रखना है, लंबवत रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे वायर रख दूं तो वायर कैसा रखना है, लंबवत रखना है। तो ये हो गया आपके पास में वायर, ठीक है। ये है आपके पास में वायर जिसे मैंने कैसा रखा है, लंबवत रखा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। और ये क्या है, ये जो मैंने तीर से निकाल दिया, ये क्या है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है जिसको प्रदर्शित करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कराने पर क्या होगा, वायर पर फोर्स आने लगेगा। और वायर पर जो फोर्स आएगा ना, तो वायर पर जैसे ही वो फोर्स आएगा तो वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स होगा आपका IBL साइन थीटा। अब ये कहोगे भाई साइन थीटा क्या है, तो ये साइन थीटा क्या है, तो यहाँ पे मैंने इसके बीच में यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में और करंट के बीच में क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। और वो कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ पे आप बताओ, यार कहेंगे साइन थीटा नहीं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर 90 है तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। और एफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एफ की वैल्यू निकल के आएगी IBL, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या निकल के आई, IBL निकल के आई। और एफ की वैल्यू IBL यहाँ पे दी है, ऑप्शन नंबर ए। मासा प्योर शुद्ध देसी भाषा में बात होगी अब क्लास में, क्यों भैया। ऑप्शन नंबर बी, गौरी गौतम, हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हो आप गुरुजी। मैं बढ़िया हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ अब तो बढ़िया। और आज तो मेरी तारीफ चल रही हैं, और इनसे अगर नहीं पता चल रहा हो तो थोड़ा सा ऊपर जाके देख लेना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। चलो क्वेश्चन आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो जो घरेलू उपकरण हैं उनमें शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग को अगर बचाना है तो उसमें की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्राउंडिंग यानी अर्थिंग, बी कहता है आपका फ्यूज का यूज करना, सी कहता है यहाँ पे स्टेबलाइजर्स का यूज करना, और डी कहता है बिजली के मीटर का यूज करना। तो मैंने बताया कि अगर आपके पास में करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होने पर क्या होगा, हीट भी डेवलप होगी। करंट फ्लो होने से क्या होता है, हीट भी डेवलप होगी। तो यहाँ पे अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने के बाद में अगर इस वायर में ज्यादा करंट आ जाए तो करंट ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट भी डेवलप होगी। और कभी कभी क्या होता है, आपके उपकरण यहाँ पे नुकसान आ जाता है यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे एक फ्यूज लगा देते हैं, बीच में क्या कर देते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं वायर के साथ में। और जैसे ही हम फ्यूज लगाते हैं तो क्या होगा, यानी अब यहाँ पे मैंने करंट यानी आई को बढ़ाया। अब आई को बढ़ाने पर इस फ्यूज में एक वायर होता है, वो वायर की क्या होती है, उच्च क्षमता होता है यानी निम्न गलनांक होता है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वायर जल जाएगा। और वायर जल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वायर जल जाने पर क्या होगा, वो हमारे उपकरण जो होते हैं उनको बचा लेगा। तो इसलिए क्या होगा, हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फ्यूज का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है जी। चित्रांशी का आंसर बिल्कुल सही है। कल से कॉपी पर नोट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा कल से करोगे, आज से ही कर लेते। गौरी गौतम, अपन लवर, चित्रांशी चौहान, सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टेस्ला, एक टेस्ला किसके बराबर है। तो याद रखना कि जो अभी मैंने ईएमएफ पढ़ाया था कि एक कुंडली थी, उस कुंडली के पास में चुंबक को लेके जा रहा था, तो चुंबक को लेके जाने पर क्या निकल रहा था, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकल रही थी। और जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं थी उनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम चुंबकीय फ्लक्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र था, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या था, यानी चुंबकीय फ्लक्स की रेखाएं थी। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या देंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, जिस क्षेत्रफल पे लेके जाएंगे। तो फ्लक्स अपॉन यानी कुंडली का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे फ्लक्स को कहते हैं फाई अपॉन ए, और फाई का जो मान होता है यानी मात्रक होता है वो होता है वेबर, और ए का मात्रक होता है आपका मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर ही क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर ही आपका क्या कहलाता है, टेस्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है टेस्ला, यानी ये आपका एसआई मात्रक है। अगर मैं आपको सीजीएस की मात्रक की बात करूं तो सीजीएस का जो मात्रक होगा वो होता है आपका गॉस, ठीक है। अगर ये सीजीएस का मात्रक गॉस है तो इसका मतलब ये ठीक है आपका टेस्ला और गॉस में रिलेशन होगा। तो एक टेस्ला बराबर क्या होता है, एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस,
ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक टेस्ला क्या होता है, एक 10 की पावर 4 गॉस होता है। तो टेस्ला किसके बराबर है, तो एक वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, और यहां पे वेबर पर मीटर स्क्वायर ही आपका टेस्ला कहलाता है। और टेस्ला और गॉस में संबंध की बात करेंगे तो एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 के। अकड़ू पंडित आ चुके हैं, राधे राधे, सबका गलत, पिंकू कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि करंट ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। करंट फ्लो करने वाली एक कुंडली है या फिर कहेंगे सीधी परिनलिका है, और ये परिनलिका क्या कहलाती है, परिनलिका आपका सोलिनॉइड, इंग्लिश में से सोलिनॉइड कहते हैं। तो सोलिनॉइड के अंदर की बात आ रही है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा। तो मैं बात करूं तो मान लीजिए ये है आपके पास में कोई कुंडली, या इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो मान लीजिए ये है आपके पास में कोई कुंडली या परिनलिका जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे करंट ले जाना है तो करंट ले गए, यहाँ पे करंट ले जाओ, ये हो गया आपका आई। जैसे ही मैं करंट को यहाँ पे इस कॉइल में करंट को फ्लो कराता हूँ, और जो करंट को जैसे ही मैं इसको फ्लो कराता हूँ तो ये किसका रूप लेगा, यानी इसे किसे क्या कहेंगे, इसे ही सोलिनॉइड कहते हैं। और ये फिर किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये सोलिनॉइड कहलाता है। जैसे ही करंट को फ्लो कराया तो सोलिनॉइड अगर ये कहला रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये फिर चुंबक की तरह बिहेव करेगा, यानी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और मैग्नेट की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेट के पास तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर मैग्नेट के पास चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मतलब यहां भी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो यहां भी क्या बनने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनने लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर की बात कर रहा है, तो मैग्नेट का जो आपका मैग्नेटिक की तरह काम कर रहा है तो इसके अंदर भी यहां पे क्या होगा, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान ही होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका है आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी बिंदुओं पर यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो समान होगा। जितने घेरे होंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे घेरे की बात कर रहे हैं, ये जो घेरे बन रहे हैं, जितने ज्यादा घेरे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहां पे बनना स्टार्ट होगा। सब एसएसजी गुरुकुल वाले भी आ गए, तुम चुप। अरे यहाँ पे तो घर लो, गौरी झगड़ा नहीं कर रहा, बस तुम उसे चश्मिश मत कहो। तो चश्मिश तो मैं भी हूँ भाई, अब तो आप, मैं चश्मिश लग रहा हूँ, मुझे तुम हैंडसम कह रहे हो यार, कैसी बातें करते यार आदित्य, ये कौन सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है कि 1 मीटर लंबे धातु के तार, तो यहां पे क्या है, 1 मीटर लंबा धातु का तार है, ये मैंने ले लिया वायर, और 1 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 1 मीटर की लंबाई है, और ये वायर होगा जिसके पास में कुछ ना कुछ मोटाई होगी। इसका मतलब है इसके पास में कोई ना कोई एरिया होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। और मुझे दिया क्या है, 1 मीटर लंबे धातु के तार, तो इससे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लंबाई। तो एल यहाँ पे क्या दिया है, 1 मीटर। इसके बाद में त्रिज्या दी है मुझे सेंटीमीटर में, तो आर बराबर क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका प्रतिरोध है जिसे हम आर कहते हैं, आर बराबर दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम। अगर यहाँ पे ये सारी चीजें दी हैं तो मुझे क्या निकालना है, प्रतिरोधकता निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है, रजिस्टिविटी निकालनी है, जिसे मैंने रो से प्रदर्शित किया था। अब आप बताओ यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला मैंने कल बताया था, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है, रो एल अपॉन ए। एक ही बात आ रही है, यहां पे अगर रेडियस है तो यहां पे क्या बनेगा, सर्कल बन रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये बन जाएगा रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वैल्यू यहाँ पे आप देखो, ये वैल्यू जो दी है मीटर में दी है और ये दी है सेंटीमीटर में, तो इसको मैं पहले सेंटीमीटर में क्या करूंगा, मीटर में चेंज करूंगा, और मीटर में चेंज करने के लिए मुझे 10⁻⁻2 मीटर बनाना पड़ेगा, यानी 100 का डिवाइड करना होता है, जो आपका 10⁻⁻2 हो जाता है। अब आप बताओ, बस वैल्यू को रखो, आंसर निकल आएगा। क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। आर की वैल्यू मुझे दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 रख दिया। इसके बाद रो की वैल्यू मुझे निकालनी है, एल की वैल्यू मुझे 1 दी है, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, और आर की वैल्यू मेरे पास में 10⁻⁻2 है, और ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻4 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 2 है तो स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻4 बन जाएगा।
अब क्या करना है, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1.6 10 की पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। इसका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। और आंसर जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा 5.02 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। और रो का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो यहाँ पे ओम मीटर होता है, आंसर निकल के आ गया। अब 5.02 मुझे कहीं दिया नहीं है, जो नियरेस्ट है वो हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लास डिस्टर्ब मत करो, जिसको जो बोलना है वो बात खत्म, बस गुड नाइट। चलो छोड़ो, ठीक है, आंसर मिल गया है, आंसर पे ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्या कहता है, एक धातु बॉडी के साथ बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय बिजली के झटके से बचने के लिए एक सुरक्षा उपाय परपथ में निम्नलिखित तार होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी को बिजली के झटके से बचने के लिए क्या करते हैं, एक वायर और लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्थ वायर। तो अर्थिंग का जो वायर होता है ना, तो उसकी बात करते हैं। पिंकू कुमार आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। हर्ष वर्मा, चलिए तो यहाँ पे मैं बात करूँ, बिजली के झटकों से बचाने के लिए हम यहाँ पे अर्थ वायर लगाते हैं। तो अर्थ वायर आंसर तो मैंने बता ही दिया, ऑप्शन नंबर सी इस पे हो जाएगा। तो क्यों लगा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अचानक वोल्टेज बढ़ गए। अब अचानक वोल्टेज बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा निकलेंगे। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे, इसे एब्जॉर्ब करेगा कौन भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और मैंने अगर अर्थ वायर नहीं लगाया तो बिजली के उपकरण को यह भी खत्म कर देगा। क्या करते हैं फिर हम यहाँ पे, जो आपका इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो उनके लिए कहते हैं ना एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब वो एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, उसे करने वाला कौन होता है, अर्थ वायर होता है, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है और जमीन के नीचे ले जाता है। इसलिए हम अर्थ वायर का यूज करते थे। आपने देखे होंगे जो बिजली के खंभे होते हैं ना, बिजली के खंभे के पास में एक वायर लगा होता है। तो मान लीजिए आपके पास में ये एक बिजली का खंभा है, इस बिजली के खंभे के पास में एक वायर ऐसे जुड़ा होता है जमीन से। तो वो क्यों जोड़ा जाता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज हो जाएं, और ज़्यादा वोल्टेज हो जाएं तो उनके पास में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जमीन में चले जाएं। इसलिए हम यहाँ पे बिजली के झटकों से बचाने के लिए करते थे। सर चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया, चश्मे वाले से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है यहाँ पे, कि दो चालक तार हैं, तार ए जिसका प्रतिरोध आर ए है, तार बी जिसका प्रतिरोध आर बी है। तो यहां पे बोला है एक समान तत्व से बने हैं, ठीक है, एक ही समान तत्व हैं, एक ही एलिमेंट के दो वायर हैं। कहता है उनकी समान लंबाई है, लंबाई भी यहां पे समान दे रखी है। तो यहां पे बोला है यदि तार बी का व्यास दिया हो, यहां पे तार बी का व्यास दिया हो और ए की अपेक्षा दुगना हो, यानी जहां पे व्यास दिया है तार बी का व्यास जो है ए की अपेक्षा दुगना है, तो हमें क्या निकालना है, आर ए अपॉन आर बी का रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए कह रहा हूं कि आपने ये ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है, ये एएलपी का भी क्वेश्चन है, और ये एक बार एनटीपीसी में भी आया है। सर फिरोजाबाद में आप भगवत सुनने नहीं है, हाँ गए थे, क्यों नहीं गए थे, फिरोजाबाद में हुई थी, जरौली पे गए थे एक दिन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात नहीं करते, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए का व्यास मानूंगा, ठीक है, वायर हैं दो मेरे पास में, तो ए वायर का व्यास क्या है, मैंने मान लिया डी है, व्यास को मैंने मान लिया डी है, और बी का व्यास जो है वो मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि वो पहले का यानी ए के व्यास का दुगना है। चलो दुगना कर दिया। अब मेरे को व्यास से तो मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे पास में क्या आएगा, एल अपॉन ए आएगा, यानी जो फॉर्मूला है ए आता है उसमें आपका क्या आता है, त्रिज्या के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं किसका यूज करूंगा, मैं त्रिज्या का यानी रेडियस का यूज करूंगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होता है व्यास का आधा। तो आर वन यानी आर वन मान लो या फिर आर ए मान लो, चलो ए मान लो। आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन टू हो जाएगी। आर बी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका आधा करूंगा, 2d का आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, d बचेगा। तो यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगी, d हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई इनका, आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ये होता है। मुझे क्या करना है, आर ए और आर बी का रेशियो निकालना है। अगर मैं आर ए को रखूंगा यहाँ पे, मैं रो और एल को यूज नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के हैं, तो दोनों पे आपका रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। लंबाई भी समान है तो लंबाई भी क्या होगा,
सेम ही होगी, तो क्या बचेगा मेरे पास में, केवल 1/a बचेगा। तो a हमारा क्या है, रेडियस, हमारा जो क्षेत्रफल है वो दोनों का अलग अलग है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, RA/RB क्या हो जाएगा, RA की वैल्यू हो जाएगी 1/A1, ठीक है, A1 लेके चलते हैं, और दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 1/A2। होगी कि नहीं होगी। अब वह A2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका A2/A1। ये तो हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। क्या करना है अब इसके बाद में A1 यानी A की वैल्यू रखनी है, यानी सर्कल का यहाँ पे एक स्क्वायर यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RA/RB अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। अब A2 है तो यहाँ पे R यानी दूसरे वाले बार की बात करें तो ये हो गया पाई भी, ये हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बी स्क्वायर है, और आर बी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू को रखोगे, आर बी की वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू D/2, तो D/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ क्या बचेगा, डी से डी कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी कैंसिल हो जाएगा, दो बचेगा, ये हो जाएगा 4। तो RA/RB की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई समझने वाला है नहीं, मुझे पता है। राधे राधे सर, हम जा रहे, इससे ज़्यादा फिजिक्स ना समझ आती। ठीक है, कोई बात नहीं, रेलवे के लिए पढ़ने के लिए आ सकते हो, और अगर पढ़ना चाहते हो। बाकी यहाँ पे ये जो है चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बस आपके क्वेश्चन रेशियो निकालने के लिए आते हैं, और रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन आपके इसी तरीके के आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसी तरीके के क्वेश्चन करने हैं, बस इस चैप्टर में है। बाकी आगे के जो चैप्टर हैं और पीछे के जो चैप्टर हैं वो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने करा दिए। इससे जो आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। सर आज के बाद आप कभी भी चश्मा मत उतारना। सोने पे भी ना उतारूं, ठीक है, सोने पे भी नहीं उतारोगे, चलो। मैंने बता दिया था, आंसर ऊपर चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। बात करते हैं इसकी। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी, ये भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी में चला जोड़ दिया, उनका संयुक्त प्रतिरोध है 25 ओम। तो दो प्रतिरोध हैं, इनको मैंने क्या किया, श्रेणी में जोड़ा, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, श्रेणी में जोड़ा, और उनका जो प्रतिरोध है यानी दोनों का प्रतिरोध है कितना है, 25 ओम है। R1 और R2 कितना है, 25 ओम है। समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका संयुक्त प्रतिरोध 4 ओम है। अब मैं इसको समानांतर में जोड़ दूं, यानी मैंने इसको जोड़ा समांतर में, और समांतर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, 1/R1 प्लस 1/R2, और वो कितना है आपका, 4 ओम है। और 4 जो है वो आपकी R की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, R1 यहाँ पे आपका R1 R2 बन जाएगा, और ये ऊपर बनेगा R1 प्लस R2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। इतना आया समझ में। फिर क्या करना है यहाँ पे, अब इसके बाद में मुझे R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास में R1 R2 की वैल्यू है यहाँ पे, ये तो होगी आपकी 25, और यहाँ पे R1 और R2 क्या हो जाएगा आपका 1/4। तो R1 R2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 100। कितनी निकल के आई, 100 ओम निकल के आई। ये वैल्यू है आपकी R1 R2 की, ये वैल्यू किसकी है, R1 R2 की है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशंस बनानी होंगी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सोने के टाइम भी पहन रहे हो, ठीक है। 20 और 5, सपना सरोज ने निकाल भी दिया, 20 और 5। चलिए, ठीक है, ये R1 R2 आया, बी हमारा 100। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इसका यूज़ करूँगा, कैसे कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4R1 R2, ये क्या है, यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को बराबर कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। बस वैल्यू को रख दो, 25 की वैल्यू रखेंगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, और आपका माइनस का 4R1 R2 है, R1 R2 की वैल्यू आपकी 100 है, तो ये हो जाएगा आपका 400। कितना आया, 625 से 400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। और ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने पर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 बचेगा, जो रह जाएगा आपका 15, ठीक है। R1 माइनस R2 आपका क्या रह गया, 15। अब आप बताओ, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 की। तो यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R2 कितना है मेरे पास में, 25, और R1 माइनस R2 आपका 15। यहाँ से R2 कैंसिल हो जाएगा, 2R1 आएगा, 2R1 की वैल्यू आएगी 40, और R1 की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी कितनी, 20, और इससे मैं R2 की वैल्यू निकाल लूंगा, वो आएगी 5।
तो मेरे पास में आंसर आ गया 20 ओम और 5 ओम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही है। दे दो गिम्मी मोए वाईफाई। चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध, एक टेलीफोन का दिया है विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, इसे कहते हैं रो। याद रखो रो कहते हैं इसे। और 4.2 माइक्रो 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, इसको कन्वर्ट कर लो 4.2 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो को -6 कहते हैं और माइनस, और ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, करना क्या है, लंबाई दी है मुझे कितनी, यदि तार का व्यास 1 सेंटीमीटर और 3.3 किलोमीटर की तार का प्रतिरोध ओम में होगा। 3.3 किलोमीटर की लंबाई है, तो लंबाई को क्या करेंगे, L बराबर हो जाएगा 3.3 किलोमीटर। और किलोमीटर को मैं किस में चेंज करूंगा, किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। और सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मुझे 10⁵ का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या करना है, व्यास दिया है मुझे कितना, 1 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो आपका सेंटीमीटर में है ही। अब ये त्रिज्या बनाएंगे, क्योंकि त्रिज्या आएगी हमारे पास में R बराबर ही हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, और इसका मतलब हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। वहां पे फॉर्मूला यूज कर लो, R बराबर रो एल अपॉन ए यूज करो, R बराबर रो एल अपॉन ए, और ए की जगह पे क्या हो जाएगा, πr²। बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करोगे और पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1.764। अब मैं नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, सपना ने आंसर दे दिया है 1.764, बिल्कुल सही है। जाट साहब आ चुके हैं, जादूगर भाई। चलो सर कितने क्वेश्चन है, बस 5 क्वेश्चन और हैं, जिसमें से चलो इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 20 क्वेश्चन में लेके आता हूँ लगभग, और 20 क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश करता हूँ। आज का चैप्टर मुझे पता है कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ भी नहीं रहे हो, आप अपनी बातें कर रहे हो। ए फॉर अजगर, चित्रांशी चौहान। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, हमें यहाँ पे आंसर बताना है क्या होगा। कहतन ए कहता है प्रकृति में कूलम बल प्रभावी होता है, तो आप जानते ही हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, कूलम बल प्रभावी होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है भाई, एफ इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, Q1, इसको हटाओ, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R² होता है। इसका मतलब क्या है, दो आवेशों के बीच के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे कथन तो सही है। कारण क्या दे रखा है, कूलम बल जो है वो गुरुत्वीय बल से कम होता है। यहां पर रीजन हो जाएगा गलत, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल है वो अपने आप में वीकेस्ट फोर्स है, और जब वो खुद में वीकेस्ट फोर्स है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कूलम बल ज्यादा होगा। तो यहां पे कारण हो जाएगा गलत, और आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर गलत है। क्योंकि आपको पता है कि जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो आपके प्रकृति में कितना नहीं, ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, जिसके पास में मास है, उन दोनों के बीच में लग रहा है, लेकिन वो आकर्षित नहीं कर पा रहा। मैं यहां हूं और आप वहां हैं, हम दोनों का क्या है, हम दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन कोई यहां पे क्या है, अट्रैक्ट कर पा रहा है, यहां पे कोई खींच पा रहा है, नहीं खींच पा रहा। उसका रीजन ये है कि वो वीकेस्ट फोर्स है, और वीकेस्ट फोर्स होने की वजह से वो हमें महसूस नहीं होता है। भूख लगी है बहुत तेज, ठीक है, मुझे भी तो लगी है। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगा, और आप लोग पहले से ही बिना पढ़े ही चले चले आ रहे हो। नेट भी खत्म हो क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दो बल्ब हैं, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। तो दूसरा जो है, एक कम चमक रहा है, दूसरा ज्यादा चमक रहा है। तो यहां पे कौन से बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए कह रहा है भाई डिम बल्ब है उसका ज्यादा होगा, बी कह रहा है कि दोनों का प्रतिरोध होगा वो एक समान होगा, सी कहता है चमकीले बल्ब का होगा, डी कह रहा है चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जिसका प्रतिरोध क्या हो, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वहां पे करंट का फ्लो कम होगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट का फ्लो कम, और करंट का फ्लो कम है तो क्या हो जाएगा, चमक होगी कम, सॉरी चमक होगी कम, बिल्कुल सही बोला मैंने। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा कि दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो जो ज्यादा चमक रहा है ना उसके पास में बिजली ज्यादा जा रही होगी, उसके पास में करंट ज्यादा जा रहा होगा, तो करंट ज्यादा जाने की वजह से क्या हो रहा है, वो चमक रहा है। लेकिन अगर प्रतिरोध अगर ज्यादा हो जाए तो वहां पे क्या होगा, करंट कम जाएगा, और करंट जब कम जाने की वजह से क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा है, करंट कम जाएगा, तो वो कम चमकेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विदुला का आंसर बिल्कुल सही है। सपना सरोज,
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा का क्या होगा? ऑप्शन आपका ए है शून्य हो जाएगी, बी है कम हो जाएगी, सी कहता है स्थिर हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है दुगनी हो जाएगी। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं आर इक्वल टू बी अपॉन आई। ठीक है, अब आप बताओ यहां पे R और I के बीच में क्या संबंध है? तो R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। अब एक बात बताइए, तो R अगर मैं बढ़ा दूं, अगर R का मान ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? I का मान कम होगा। या फिर आप ऐसे मान लो कि I का मान अगर आप ज्यादा कर दोगे, क्योंकि वो क्या है डिवाइड में है, तो R का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं I का मान कम कर दूं तो R का मान ज्यादा हो जाएगा। मुझसे कह रहा है प्रतिरोध बढ़ता है, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो आई का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी करंट का मान कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगा। विदुला का, सपना सरोज का आंसर बिल्कुल सही है, और चित्रांशी ने भी आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, और गीता सागर का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सौर पैनल की बात करते हैं। तो सोलर पैनल जो होते हैं, तो सोलर पैनल में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होती है? ऊर्जा जो है वो किस ऊर्जा में कन्वर्ट होती है? तो हमें सौर पैनल से कौन सी ऊर्जा मिल रही है और वो किसको कन्वर्ट करके दे रहा है, ये पूछा है। ए कहता है भाई ऊष्मी को प्रकाशी में बदलता है, बी कहता है सौर को विद्युत में बदलता है, सी कह रहा है विद्युत को प्रकाशी में बदलता है, और डी कह रहा है यहाँ पे विद्युत को चुंबकीय में बदलता है। तो यहाँ पे बता दूं कि सोलर पैनल जो होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं, जिसके कारण सूर्य की जो किरणें उस पर पड़ती हैं तो वहां से फोटोन निकलते हैं, वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में यानी वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, यानी विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो सोलर पैनल किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर सभी का सही है। चित्रांशी का, सपना सरोज, अनुज कुमार, गीता सागर, विदुला, गौरी गौतम, सभी का आंसर सही है। मैं लेट नहीं हूं, सर लेट आए हैं, तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है? इसको आपको करना है खुद, क्योंकि आपने बहुत कर लिया, इसको खुद करके देखो। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्रत्येक 10 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं। दो प्रतिरोध जो हैं वो समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यहां पे क्या बोल रहा है कि दो प्रतिरोध जो है ना 10 ओम के, वो 10 ओम के किस में? समानांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं, और इसके साथ अलावा एक और ओम है, यानी एक और जो है वो 10 ओम का प्रतिरोध वो श्रेणी क्रम में है। तो इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम दे रखा है, दो समानांतर क्रम में। हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। जब दो अगर समानांतर क्रम में होंगे तो दो समानांतर क्रम में होने पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10। क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा 1/10 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 2/10, और 2/10 हो जाएगा तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5 ओम निकल के आएगी। और दूसरा आपका श्रेणी क्रम में है, तो इसका मतलब क्या है? R2 जो निकलेगा वो निकल के आएगा 10 + 5 यानी 15 ओम। और अगर ये 15 ओम है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बैटरी के साथ में जुड़े हैं तो इसके साथ में हमें पावर को निकालना है, और पावर की वैल्यू, पावर का जो मात्रक वो यानी फॉर्मूला होता है वो होता है B²/R। तो B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? वो 40 की है। कितनी है? 6 वोल्ट की है। 6 वोल्ट की है, तो ये हो जाएगा आपका 36, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। और आर कितना है हमारे पास में? आर हमारे पास में कितना हो गया? 15 हो गया। तो 36/15 हो जाएगा, और 36/15 को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2.4। आंसर भी निकल गया। दीना मुझे तुम्हें था, लेकिन मैं नहीं निकाल दिया। 5.4 आई थिंक सी। हाँ आई थिंक सी आंसर है, सी आंसर है क्लास। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद में यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद में जो चैप्टर आएगा वो ऑप्टिक्स का चैप्टर आएगा, यानी प्रकाशिकी को हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाशिकी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो नए चैप्टर के साथ में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ एक चैप्टर के बाद में हो सकता है आपकी फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे को नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आपकी फिजिक्स है, क्योंकि सारे चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। इसके बाद में आपके यहाँ पे फिजिक्स का ये वाला चैप्टर खत्म। इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हमें करना है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद में हम न्यूक्लियर पावर को करने वाले हैं। फिर इसके बाद में आपके फिजिक्स हो जाएगी कंप्लीट, और फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद में हम आगे की क्लास करेंगे। आज मुझे लगता है किसी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है सर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बात है वो नहीं, मुझे नहीं पता। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय। ठीक है, निर्दोष
देवराज को कोई जानता ही नहीं। अब देवराज कौन है भाई? देवराज किंग कौन थे? वो थे इंद्र, देवराज इंद्र। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ में। और आपको पता है कि क्लासेस जो चल रही हैं वो रोजाना चलती हैं। फिजिक्स की जो क्लासेस चलती है वो मैं आपको रोजाना करा रहा हूँ। रोजाना मैं आपको 9 बजे क्लासेस आपको मिल जाती हैं और मैं रोजाना 9:05 तक यहाँ पे कब शुरू हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लेट नहीं होता, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाती हैं क्योंकि क्लासेस और भी चलती हैं, वो कंप्लीट होती हैं तब आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो भी क्लास के लिए बोल रहे हैं उन सबको थैंक यू भाई। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। अब रोजाना अगर क्लास लेंगे तो क्लास इसी से लेंगे। ठीक है, और जो साथी हैं नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो लाइक कर रहे हैं यानी वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं चश्मे के साथ में। जो हमारा चश्मा है, ग्लास है, इसको लाइक कर रहे हो तो वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।